बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? और आज हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वो है परचेज़िंग पावर पैरिटी, जिसको सादा लफ्ज़ों में पीपीपी भी कहते हैं। सो डोंट मिक्स दिस पीपीपी विद पीपल पार्टी। दिस इज़ परचेज़िंग पावर पैरिटी। प्रोबब्ली आपने अगर कभी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल पे कभी सुना होगा या देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं कि लिखा होता है जी जीडीपी एट पीपीपी। तो ये पीपीपी क्या होता है? वो परचेज़िंग पावर पैरिटी होती है। आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये क्या होती है और इसके फिर 2 सब कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है, 2 यूँ ही कह लेंगे, 2 अप्रोचेज़ हैं। एक है एब्सोल्यूट परचेज़िंग पावर पैरिटी और एक है रिलेटिव परचेज़िंग पावर पैरिटी। कोका मंज़ूर आपकी खिदमत में हाज़िर है जी, टीचर, ट्रेनर एंड लाइफ़ कोच। और हमेशा की तरह आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जो कमेंट होता है, सवाल करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सवालों के जवाब भी दूँ। अच्छा जी, शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट का। परचेज़िंग पावर पैरिटी होती क्या है? परचेज़िंग पावर पैरिटी को समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। ये बेसिकली बेस करती है एक लॉ पे जिसका नाम है लॉ ऑफ वन प्राइस। नाउ व्हाट डज़ इट मीन वन प्राइस का क्या मतलब है? वन प्राइस का मतलब ये है कि अगर मैं पाकिस्तान में कोई चीज़ खरीदता हूँ, तो वही चीज़, वैसी चीज़ कोई बंदा अगर अमेरिका में खरीद रहा है, तो वो जितने डॉलर में खरीद रहा है और मैं यहाँ पे जितने पैसों में खरीद रहा हूँ, वो दोनों का एक्सचेंज रेट बराबर होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे एक बर्गर जो है वो ₹100 का खरीद रहा हूँ, तो अमेरिका में भी बर्गर ₹100 का होना चाहिए, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर एक बर्गर मैं यहाँ पे ₹100 में खरीदता हूँ और अमेरिका में वो बर्गर $1 का है, तो फिर हमारा जो एक्सचेंज रेट है, अगर वो ये हो कि $1 इज़ इक्वल टू ₹100, तो इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ वन प्राइस, यानी पाकिस्तान में और अमेरिका में लोगों को एक ही जितनी कीमत देनी पड़ रही है। अभी एक एग्ज़ाम्पल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि फ़र्ज़ करें जी, जापान में जो स्टील है, उसकी वैल्यू है 1 टन 50,000 पर यन, ठीक है ना? 50,000 यन पर टन, ठीक है ना? 1 टन स्टील जो है वो 50,000 यन का है। और फ़र्ज़ करें अमेरिका में वही स्टील, उसी तरह का स्टील जो है वो $500 का है। तो इस हिसाब से जो एक्सचेंज रेट टेक्निकली लॉ ऑफ वन प्राइस की बेस पे होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? 50,000 डिवाइड बाय 500, तो ये हमारे पास आता है 100, यानी $1 100 येन का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम कहेंगे लॉ ऑफ वन प्राइस इज़ प्रिवेलिंग। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जैपनीज़ स्टील और जैपनीज़ स्टील की जो कीमत है वो जापान में महँगा हो गया। स्टील जापान में महँगा हो गया, 55,000 का हो गया, 55,000 का 1 टन की कीमत हो गई, ठीक है। जबकि अमेरिका में वही कीमत रही। तो अब क्या होगा कि अब एक्सचेंज रेट भी बदलना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? 55,000 डिवाइड बाय 500, दैट मेक्स 110। तो अब एक्सचेंज रेट ये होना चाहिए कि $1 जो है वो 110 येन का होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो तो इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ वन प्राइस इज़ प्रिवेलिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, in case, right? At least in this case, in Japan and Afghanistan. So what is purchasing power parity? एक parity का मतलब कि बराबर बराबर ना, at par जिसे कहते हैं, at par, PAR, par। तो ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि एक्सचेंज रेट बिटवीन वन करेंसी एंड द अदर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर डोमेस्टिक परचेजिंग पावर्स एट द रेट ऑफ एक्सचेंज आर इक्विवेलेंट। यानी कि उनका जो एक्सचेंज रेट है वो वही है जो चीज़ें खरीदने वक्त उनका आ रहा था। जैसे कि मैंने कहा कि ये ₹100 का बर्गर मैं यहाँ पे खरीदता हूँ और अगर मैं अमेरिका चला जाऊँ तो वही बर्गर मुझे $1 में मिले। तो और हमारा एक्सचेंज रेट भी $1 इज़ इक्वल टू ₹100 हो, तो इसको हम कहेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी। सो इन शॉर्ट व्हाट दिस मीन्स दैट द बंडल ऑफ गुड्स should cost the same in Pakistan and in United States, या same in your country and in any other country। तो इसको हम कहेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी। अब इसके जो 2 अप्रोचेज़ हैं, 2 व्यूज़ हैं, वो क्या हैं? एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी और रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी। अब व्हाट इज़ एब्सोल्यूट? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है एब्सोल्यूट, इसमें हम क्या कहते हैं? ये इंडिकेट करता है कि एक्सचेंज रेट बिटवीन द 2 करेंसीज़ इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ द 2 करेंसीज़ ऑफ द प्राइस इंडेक्स। तो पाकिस्तान में जो प्राइस इंडेक्स चल रहा है और अमेरिका में जो प्राइस इंडेक्स चल रहा है या दूसरे किसी भी मुल्क में प्राइस इंडेक्स है, यानी अब ज़ाहिर है किसी एक प्रोडक्ट की तो बात नहीं करेंगे, ओवरऑल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे। वो दोनों का जो प्राइस इंडेक्स है वो दैट मस्ट बी equivalent to the nominal value of the exchange rate. So exchange rate is a nominal value, that is the value that its value dependent on the current price level.
कि ना जो बोझ पैसों का मुझे पाकिस्तान में पड़ता है, वही मैं अगर किसी दूसरे मुल्क चला जाऊँ, तो उतना ही बोझ मुझे उस मुल्क की उस करेंसी के हिसाब से पड़े। दैट इज़ कॉल्ड एज़ एब्सोल्यूट परचेज़िंग पावर पैरिटी। इसका फ़ॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, इक्विलिब्रियम का क्या है कि P डिवाइड बाय PF। एफ मीन्स फॉरेन करेंसी प्राइस इंडेक्स। तो पी डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स और पी फॉरेन प्राइस इंडेक्स। तो इसको हम कहेंगे स्पॉट एक्सचेंज रेट, ये है, ठीक है ना, आज का एक्सचेंज रेट ये बनता है। इसीलिए अगर आप देखें तो जीडीपी एट पीपीपी अलग वैल्यू होती है और जीडीपी एट नॉमिनल रेट अलग वैल्यू होती है। वो पीपल पीपल पार्टी कह रहा हूँ, सॉरी, वो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं कि जो मुल्क का हमारा जो टोटल जीडीपी है, अगर हम पीपीपी के हिसाब से लगाएं उसकी वैल्यू, तो वो इतनी बनती है और एक्चुअल वैल्यू जो है वो इतनी है। तो आप अक्सर देखेंगे इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। अब एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी के साथ मसला क्या है? मसला ये है कि when the national price index are not comparable in terms of product coverage the base year used। अब अमेरिका में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और जो पाकिस्तान में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, खाने पीने की, किचन आइटम्स, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ओढ़ने बिछोना, कपड़े, जूते, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अमेरिका में जो इस्तेमाल हो रही हैं और जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस है तो प्राइस इंडेक्स भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे 1000 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका वहाँ पे 1200 चीज़ें इस्तेमाल करता है, और इन 1000 में भी हमारे पास अलग क्वालिटी की हैं, अलग तरीके की हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका यूज़ नहीं करता और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिकन यूज़ करते हैं और हम यूज़ नहीं करते। तो उनका जो प्राइस इंडेक्स है वो तो उनकी बास्केट ऑफ गुड्स के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, और हमारा जो प्राइस इंडेक्स है वो हमारे यहाँ जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी प्राइसेस के हिसाब से प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है। तो दोनों को कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं लग पाती, मतलब एप्लीकेबल नहीं हो पाती इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसके मसले के हल के लिए फिर क्या है, एक और कॉन्सेप्ट निकाला गया, वो है रिलेटिव परचेजिंग पावर। रिलेटिव में हम कहते हैं इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स निकालते हैं, दोनों मुल्कों की जो इन्फ्लेशन है उसका डिफरेंस निकालते हैं। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन चल रही है वो बाकी दुनिया के मुल्कों में तो नहीं है, वो तो कुछ और होगी, मोस्ट प्रॉब्ली अलग ही होती है, हर मुल्क की अलग ही इन्फ्लेशन रेट चल रहा होता है। उस हिसाब से फिर क्या करना है, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करना है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आप परेशान ना हो, आराम से तसल्ली से ध्यान से समझेंगे तो इंशाल्लाह से ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। फ़र्ज़ करें कि जो मेक्सिको की जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है एनुअल, हम एनुअल इन्फ्लेशन ले रहे हैं आसानी के लिए, वो है 6%, ठीक है? जबकि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट है 3%, अज़्यूम कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज़ ऑल असम्पशन। अब व्हाट वुड एक्सपेक्ट वी वुड एक्सपेक्ट दैट द मैक्सिकन पेसो वुड डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर। अब हो रहा क्या है कि पर ईयर जो इन्फ्लेशन मेक्सिको में है वो 6% है, जबकि यूएस में 3% है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका मैक्सिकन पैसो 3% ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू यूएस, क्योंकि यहाँ वैल्यू 3% डिप्रिशिएट हो रही है और वहाँ पर 6% डिप्रिशिएट हो रही है, तो 3% ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो रही है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका ये बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला है। S1 मीन्स फ्यूचर एक्सचेंज रेट, एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट हम एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ कैसे मालूम करेंगे? करंट स्पॉट रेट क्या है? SO या S नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ फॉरेन कंट्री, ठीक है? जो दूसरे मुल्क के साथ जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं उस मुल्क की इन्फ्लेशन क्या है, तकसीमें डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन, आई मीन्स इन्फ्लेशन एंड डी मीन्स डोमेस्टिक, यानी हमारा मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है? तो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन प्लस 1, इसको हमने डिवाइड किया इससे, ठीक है? तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब इसको एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब फर्ज करें कि जी क्या है, करंट स्पॉट रेट जो है वो $1 कितना है, 115 येन का। और इस एग्जांपल में यूएस हमारा डोमेस्टिक करेंसी है, सॉरी डोमेस्टिक कंट्री है। अज्यूम कर लें कि आप अमेरिका में रह रहे हैं, तो ये उन तमाम लोगों के लिए जिनको अमेरिका में रहने की ख्वाहिश है, चलें एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए पूरी हो जाएगी, यहाँ एज्यूम कर लें। तो जो यूएस आपका डोमेस्टिक कंट्री है, आप यूएस में रह रहे हैं, और जापान आपके लिए फॉरेन कंट्री है, ज़ाहिर दूसरा मुल्क है जहाँ जिसके साथ आपने कंपैरिजन करना है एक्सचेंज रेट का।
अब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है एनुअल साल की इन्फ्लेशन जो है वो हमारी बन रही है, यूएस में है वो 4.89 है, और जो जापान की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है वो है 6.23। ये सारा हाइपोथेटिकल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि साल के एंड में हमारा एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? याद रखें मैंने आपसे कहा था कि हम इसमें क्या करते हैं, इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स निकालते हैं। तो अब देखें दोनों मुल्कों की इन्फ्लेशन आ गई हमारे पास, अब हम इनका डिफरेंस निकाल के एक्सचेंज रेट निकालेंगे। तो यूएस हमारा डोमेस्टिक कंट्री है, इसकी इन्फ्लेशन है 4.89, जापान हमारा फॉरेन करंट कंट्री है और ये है हमारा 6.23 इसका इन्फ्लेशन रेट है। अब ये फार्मूला था, इसमें हमने वैल्यू डाली। स्पॉट रेट कितना था 115, ये देखें स्पॉट रेट एस नॉट कितना है हमारा $1 115 का यन का है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन हमारा कौन सा है, जापान है। जापान की फॉरेन इन्फ्लेशन कितनी थी 6.23%। तो 6.23% कैसे होती है, देखें 6.23 क्या होता है, 6.23% का ये मतलब होता है कि 6.23 तकसीम 100। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाएगा 0.0623, ठीक है, सॉरी 0.0623। तो खैर कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा। इसी तरह जो हमारा डोमेस्टिक कंट्री था डिवाइडेड क्या है 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। तो डोमेस्टिक कंट्री की इन्फ्लेशन यानी डोमेस्टिक हमारा यूएस था, उसकी थी 4.89, तो वो आ गई 0.0489, ठीक है। इसको प्लस कर लें 1 के साथ, तो आ जाएगा 1.0623 मल्टीप्लाइड बाय 115 करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 1.0489 से। तो आपका जो फ्यूचर एक्सचेंज रेट आ रहा है कि जी $1 116.469 यन का होगा। ये दिस इज़ द एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट। तो आपने देखा चूंकि जापान की इन्फ्लेशन ज़्यादा है अमेरिका की इन्फ्लेशन से, तो जापानी वैल्यू कम होती जा रही है करेंसी की। तो पहले हम $1 के बदले में 115 यन लेते थे, अब हम $1 के बदले में 116 यन लेंगे, यानी कि जापानीज यन ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो वहाँ की वैल्यू ऑफ मनी उस हिसाब से डिक्रीज हो गई है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्वेरी सो यू कैन आस्क। आप ऐसे ही खुद से एक हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल बनाकर आप उसको सॉल्व करें, और जो आपको कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you very much, खुश रहें, टेक केयर एंड स्टे।